नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। तो आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और कक्षा 10 की विज्ञान चल रही थी, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में और दर्पणों के बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने देखा था। और अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग है आज की उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहली बार जो वस्तु रखी जाती है वो वस्तु रखी जाती है अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो देखते हैं दर्पण पहले कैसे बनता है। यहां हो जाएगी प्रकार की नोक हमने मान ली, ये हो गया ध्रुव P और इन दोनों का मध्य बिंदु वो कहलाता है F। ऐसे ही इतनी ही दूरी पर, यहां से यहां तक, यहां इतनी दूरी पर हम मान लेंगे ये वक्रता केंद्र C। इन दोनों का मध्य बिंदु मानो या मत मानो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इधर से। अनंत पे एक वस्तु रखी हुई है, ये लाइनें अनंत तक की जा रही हैं। तो यहाँ पर हम एक वस्तु मान ले रहे हैं और इस वस्तु का नाम है O डैश और O। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, इससे टकराकर इसका परावर्तन होगा, लेकिन इधर जब इसके पीछे पॉलिश होगी तब परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये M1 M2। तो M1 M2 कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु O डैश रखी हुई है, ये थ्योरी है इसके लिए। और बिंदु O डैश से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद ये टकराने का, वैसे इसे पार तो करेगी नहीं क्योंकि इसके पीछे पेंट किया हुआ है, पॉलिश की हुई है। तो ये ऊपर के लिए चली जाएगी। तो ऊपर के लिए कितनी विचलित होगी ये हमें पता चलता है फोकस से। तो ये फोकस के इतनी विचलित हो जाएगी यहाँ से इस टाइप से, और ये ऊपर के लिए चली जाएगी, इतनी विचलित होकर चली जाएगी। ये फोकस से स्केल रखो और इस बिंदु को मिला ऊपर के लिए बना दो। दूसरी किरण कहाँ से चलती है? बिंदु O डैश से, और वो कहाँ से निकल के जाती है? वक्रता केंद्र C से। तो ये किरण गई और ये इस टाइप से ये निकल गई। ठीक है, लेकिन ये निकल के नहीं जाएगी, ये यहाँ तक आएगी और टकरा के दोबारा वापस इसी लाइन पे चली जाती है, क्योंकि कोई किरण जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो सेम उसी लाइन पे वापस आती है। ठीक है, क्योंकि ये किरण ये लग रहा है कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है, लेकिन गुजरेगी नहीं, ये यहाँ तक आएगी, इसके बाद इसका परावर्तन हो जाएगा क्योंकि पीछे पॉलिश किया हुआ है। तो फिर से ये दोबारा इसी रास्ते पर आ जाएगी। यानी एक बार गई थी पहली बार, दूसरी बार रास्ते पर उसी पे वापस आ गई। ये दोनों लाइनें देखो कहाँ पे कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये लाइन है यहाँ पर, ये बिंदु है, ये हो जाएगा I डैश, यहाँ पर ये कट करती हुई प्रतीत हो रही है। और ये जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, ये इसे मुख्य अक्ष से मिला दिया, ये नीचे हो जाएगा I। तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? I डैश। तो जब वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर। थ्योरी इसकी कैसे लिखेंगे? माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर अनंत पर, यहां हमने अनंत मान लिया, एक वस्तु O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली किरण, O डैश से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहां से दर्पण से परावर्तन हो गया, ऊपर के लिए परावर्तन के पश्चात F से आती हुई प्रतीत होती है। ये लग रहा है कि ये F से आई हुई है, इधर से गई थी, ये इधर के लिए चली गई। तथा दूसरी किरण बिंदु O डैश से चलकर वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, पुनः इसी मार्ग से आती हुई प्रतीत होती है। पहले एक बार तो जाएगी, फिर वो इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। और I डैश वस्तु O डैश का कैसा प्रतिबिंब है? एक तो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। दूसरा, ये मुख्य अक्ष वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, कैसा है? सीधा।
ठीक है। उसके बाद में पीछे ये आभास हो रहा है, वास्तव में ऐसी किरणें नहीं काट रही हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वो सीधा बन रहा है। दूसरा पॉइंट है छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, और तीसरा पॉइंट है आभासी बन रहा है। और यहां से एक चीज और ध्यान रखें, हमने अवतल दर्पण में 6 स्थिति कराई थी। एक बार वस्तु अनंत पे रखी थी, यहाँ वक्रता केंद्र मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी मान लो यहाँ, और यहाँ एफ हो जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र से तो बाहर ही रखी है, इधर के लिए अनंत पर। तो वस्तु कहाँ रखी है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ कहीं रख लेंगे। तीसरी बार वक्रता केंद्र पर, चौथी बार मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, 5। तो कहीं भी वस्तु रखो, प्रतिबिंब की स्थिति सेम इसी टाइप की प्राप्त होगी। यानी प्रतिबिंब सदा कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा, छोटा मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो सिर्फ इसके बारे में एक ही चित्र, यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, अगर पेपर में आता है तो यही पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख इस टाइप से हम खींच देंगे। किरण आरेख का मतलब ये चित्र बनाना है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिख देंगे, जो मैंने बताई है वो आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 1 मिनट। इसके बाद आती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, इसे समझना बहुत जरूरी है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? पहले हम अपनी हिंदी भाषा में समझते हैं, ठीक है, जो गांव की बिल्कुल देहाती भाषा है। ये एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर की लंबाई मान लो 15 सेंटीमीटर, मान लो थोड़ी देर के लिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, हमें नहीं पता कैसा दर्पण है, और उस दर्पण में इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये, और इसकी लंबाई आ रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में रख दो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसे किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई को ओ डैश से दर्शाते थे। प्रतिबिंब हम वस्तु रखते थे, वो प्रतिबिंब की लंबाई को आई डैश से दर्शाते हैं, और वस्तु की लंबाई को ओ डैश से दर्शाते हैं। इन आई डैश ना लिख के इसे एम बराबर आई बटे ओ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसकी थ्योरी के बारे में हम समझते हैं। आवर्धन क्षमता की परिभाषा कैसे लिखनी है? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आवर्धन क्षमता। किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय
आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है रेखीय आवर्धन? तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। आवर्धन को हम दर्शाते हैं m से, प्रतिबिंब की लंबाई को अभी बताया था I से, और वस्तु की लंबाई को O से। इसी के बराबर एक और सूत्र होता है, वैसे तो ये सिद्ध कराया जाता है लेकिन हाई स्कूल में सिद्ध करने के लिए नहीं है तो सिद्ध नहीं करेंगे। बी m बराबर होता है माइनस का b बटा u, जहां b प्रतिबिंब तक की दूरी है और I u वस्तु तक की दूरी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हम m से दर्शाते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर हो गया, या आवर्धन क्षमता यहाँ लिख लेना, आवर्धन क्षमता बराबर हो जाए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं। तो m बराबर हो गया माइनस का b बटा u, माइनस b प्रतिबिंब तक की दूरी हो जाएगी और u वस्तु तक की दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आती हैं चीजें। हाँ, रेखीय आवर्धन क्षमता में एक पॉइंट और नोट करके रखना है, नोट डिलीट कर देते हैं, इसके आगे लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट, इसमें 2 पॉइंट हैं। सीधे प्रतिबिंब के लिए, सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता, सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसकी विपरीत दूसरी, उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक, निगेटिव होती है, ठीक है। उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। जैसे उल्टे प्रतिबिंब का मतलब क्या? जैसे एक ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण, M1 M2। इसका यहाँ हमने वक्रता केंद्र मान लिया C, और यहाँ पर हमने मान लिया मुख्य फोकस F, और यहाँ ध्रुव P। इसके बीच में हमने कोई वस्तु रखी थी तो इस टाइप से टकरा के जाती थी और ये फोकस से निकल जाती। दूसरी ये वक्रता केंद्र से, तो ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, इस टाइप से बनाया था। वस्तु कहाँ रखी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो ये I डैश बन गया। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। और अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो हम आवर्धन क्षमता का एक लेंगे ऋणात्मक। इसके विपरीत अगर हम थोड़ी बात सोचें, ये दर्पण कौन सा हो गया? अंदर पेंट कर दो इस टाइप से, तो ये M1 M2, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में यहाँ C मान लो, यहाँ पर मुख्य फोकस F मान लो। ऐसे ही इधर कहीं वस्तु रख दो, इधर वक्रता केंद्र पर रख दो, थोड़ी देर किरण आएगी और ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस F से, लेकिन ये ऊपर के लिए चली जाएगी इस टाइप से। दूसरी कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र C से, लेकिन पास नहीं होगी, ये इधर के लिए वापस लौट जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है इतना छोटा सा। ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता कैसे लेंगे हम? धनात्मक लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण दूरियां। महत्वपूर्ण दूरियां लिख लीजिए, दूरियां, दा बना हुआ दूरियां। आइए पहले एक चित्र बना लेते हैं हम। ये हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया F।
यहाँ पर एक वस्तु मान लो जो वक्रता केंद्र के बाद में रखी हुई है, ओ डैश वस्तु है, ओ डैश, ये एक पॉलिश है, दर्पण का नाम M1 M2 है। ठीक है, अब एक एक चीज को समझते हैं, क्या क्या चीज। ये जो लाइन थी इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं हम पॉलिश, इस पॉइंट P को हम बोलते हैं ध्रुव, इस F को बोलते हैं मुख्य फोकस, C बोलते हैं वक्रता केंद्र के लिए। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल के जाएगी यहाँ और मुख्य फोकस से स्टेप से निकल जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आएगी और टकरा के दोबारा इसी मार्ग पे वापस आ जाएगी। ये दोनों किरणें काट रही हैं, वो यहाँ पे कट कर रही हैं, और ये क्या बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ये इतना यहाँ पर आई डैश हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। अब समझने वाली चीज ये है कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, याद आ रहा है जो महत्वपूर्ण दूरियां लिखाई थी, इंपॉर्टेंट दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखाई थी कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटी f से दर्शाते हैं। यानी ध्रुव से और मुख्य फोकस तक की दूरी देखनी है तो छोटी f, ठीक है, या दर्पण से भी कह सकते हैं, दर्पण से मुख्य फोकस तक की दूरी को छोटी f, ठीक है। अब दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से दोबारा, और जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ तक की दूरी को, इसे कहते हैं हम b, ठीक है। उसके बाद इस वक्रता केंद्र की सीध तक देख लो, यहाँ तक, तो वक्रता केंद्र तक की सीध की दूरी को हम कहते हैं r, और ये कहाँ से दूरी नापी जाती है, सब ध्रुव से, यानी ध्रुव की सीध से, ठीक। तीसरी एक और बच्ची वस्तु तक की दूरी, यहाँ तक लगभग यहीं तक है, हाँ, तो वस्तु तक की दूरी को हम दर्शाते हैं u से, और ये, तो ये दूरियां आ गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है वो होती है छोटी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये होती है b, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये होती है r, और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये होती है u, ठीक है। तो ये दूरियां याद रखनी है। उसके साथ में एक संबंध और याद रखना है, कौन कौन सी दूरियां निकल के आई थी, F निकल के आई थी, U निकल के आई थी, B निकल के आई थी, R निकल के आई थी, ठीक है। F क्या थे, फोकस दूरी, R क्या थी, वक्रता त्रिज्या। तो पहला फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, काले से लिखते हैं, काले से ज्यादा साफ दिखाई देगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, r बराबर होता है f/2, ऐसे लिख सकते हैं, या इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर r बराबर f/2 नहीं, f बराबर r/2, क्या लिख दिया, f बराबर r/2, ठीक है। और r बराबर लिखना चाहें तो ये होता है 2f, बस ये दो चीजें याद रखनी है। ऐसे ही दूसरा संबंध एक और है, f, u, b में संबंध, ठीक है। और ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसी को हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखाई दिया, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ये क्या थे, m बराबर था -v/u, एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, m बराबर i/o, जहां i क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, o क्या है वस्तु की लंबाई। तो ये तीन सूत्र तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। इन्हें प्रयोग करने से पहले तुम्हें चिन्ह परिपाटी पता होने चाहिए,
चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, आइए चिन्ह परिपाटी को एक हम निर्देशांक ज्यामिति की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा देखते हैं। यह है चतुर्थांश। क्या है चतुर्थांश? ये रहा चतुर्थांश। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, लेकिन इसका विज्ञान प्रयोग नहीं, गणित में प्रयोग है। यहां तक जब हम कोई दर्पण लेंगे तो उसे यहीं रखा हुआ मानेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जैसे कोई आया, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दे रखी है, तो हम इस टाइप से एक चित्र बना लेंगे और उसका ध्रुव यहाँ पर मान लेंगे। ये मान लेंगे कि ध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है दर्पण का। तो अगर दर्पण से इधर के लिए कोई दूरी होगी तो हम लेंगे वो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। ठीक है, क्योंकि इस अक्ष पे हम चलते हैं, प्लस की मान मिलते हैं हमारे लिए। ऐसे ही अगर इस बिंदु से ऊपर के मान, यानी ध्रुव से ऊपर के मान लेंगे तो वो भी कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये भी हो जाएंगे धनात्मक। इस बिंदु से नीचे की कोई दूरी ली जाएगी तो वो कैसी होगी? निगेटिव। निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। ऐसे ही इधर के लिए ये दूरी भी क्या आ जाएगी? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अगर आपको ये चतुर्थांश ध्यान रहता है तो किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। ये बात को बहुत अच्छे से समझ लें, आपके लिए चतुर्थांश याद रहे। और जो स्थितियां बनवाई हैं प्रतिबिंब की, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है, पहली बार अनंत पे रखी थी, तो वो प्रतिबिंब की स्थिति भी याद रखनी कि वस्तु जब अनंत पे रखी जाती है प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर वो स्थितियां याद रहेंगी तो, और ये याद रहेगा, तो कोई भी न्यूमेरिकल, सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं बचेगा। और यहाँ अभी किताब हाई स्कूल की चल रही है, यही इंटर में सेम है, यही चैप्टर पूरा चैप्टर है उसमें भी। तो हम जो यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो इंटर के भी क्वेश्चन करेंगे इसमें सम्मिलित लेके, क्योंकि तुम्हें इंटर में भी दिक्कत ना आए। और जो बाकी इंटर वाले हैं वो इंटर वाले भी देख सकते हैं इस क्लास के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपकी जो क्लास है वो अब कल होगी। आज यहीं तक रखते हैं।